नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक विषय इतिहास के बारे में यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। ये इतिहास का जो है दूसरा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। इसके पहले आपको हम पढ़ाए थे, सविनय अवज्ञा के पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि चौरी चौरा की घटना के बाद वो जो है वापस ले लेते हैं गांधी जी और वो बंद हो जाता है। तो कब होता है कि असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में बंद होता है। उसके बाद क्या होता है कि वापस हो जाता है। वहाँ पे वापस होने का कारण ये होता है कि गोरखपुर में चौरी चौरा नामक जो है जो कांड होता है, इसमें क्या है कि ये जो आंदोलन चल रहे थे असहयोग आंदोलन, इसमें क्या होता है कि ये हिंसक हो जाता है, रूप ले लेता है, क्योंकि यहाँ जो है शांतिपूर्ण जुलूस निकालते रहते हैं। उसी में क्या होता है, पुलिस वालों से हिंसक टकराव हो जाता है, बहुत सारे लोगों मारे जाते हैं, जिससे गांधी जी फिर वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब यही था कि जिसमें कि अंग्रेजों को इसमें सहयोग ना प्रदान किया जाए, यानी ना दिया जाए। जो वो मानते थे कि अगर अंग्रेजों को जो है भारतीय सहयोग ना दे तो उनकी जो है सत्ता धराशायी हो जाएगा अपने शासन। इसके बाद यहाँ बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा की आंदोलन कैसे, यानी असहयोग आंदोलन जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, वहाँ उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले सिर्फ असहयोग किया जाता है, लेकिन सविनय अवज्ञा में क्या होता है, उनके कानूनों का भी उल्लंघन किया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ बातें करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं क्या होता है कि ये जो आंदोलन हिंसक रूप लेते जा रहे थे, इससे बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे वो लोग चाह रहे थे कि अगर इसको जो है जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है परिषद चुनाव कराना चाहती थी। तो ये लोग कुछ कांग्रेस के नेता चाहते थे कि चुनाव में हिस्सा लिया जाए और राजनीतिक रूप से उसको धीरे धीरे संविधान में चेंज करके या अपनी मांगों को मांगकर इसको जो है लाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या किया, बहुत सारे नेताओं की बात करते हैं कि इसमें जो है जो कुछ नेता थे जो सपोर्ट नहीं, यानी कि चाह रहे थे कि चुनाव हो, इसमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो क्या किए, कांग्रेस के भीतर ही एक स्वराज पार्टी का गठन कर डाले, जिससे क्या है कि वो चाह रहे थे कि जिससे कि राजनीतिक रूप से हिस्सा लिया जा सके चुनाव के लिए। अब इसके बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि वहीं पर एक बात और होती है कि जो युवा जो है नेता थे वो उनके जो है दूसरी मांगे थी। वो चाह रहे थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, ये दबाव बना रहे थे कि जो आंदोलन है, जन आंदोलन है, वो उग्रता में आए और उग्र आंदोलन बन सके। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो उग्र आंदोलन के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे ये चाह रहे थे कि दबाव बनाया जाए और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाए। और इसमें जो है भारतीय राजनीति, इसमें जो है ये लोग चाह रहे थे उग्र आंदोलन बने और पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए। यहीं पे क्या होता है कि भारतीय राजनीति बदलने वाले दो तत्व और से आ जाते हैं, जो भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल देते हैं। वो तत्व कौन कौन से होते हैं, वो जो कि भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उनमें क्या है कि पहला होता है, जो उस समय क्या है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी चल रही थी, तो उस समय बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है। समय क्या है 1926 से लेकर 1930 के बीच है, जो कीमतें होती हैं बहुत गिर जाती हैं। और इसमें बात करते हैं, जब कीमतें गिर जाएंगी, बहुत वैश्विक मंदी छा जाती है, तो क्या होता है, जो कृषि उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पाद क्या होते हैं कि उनकी मांगे घट जाती हैं। जब मांगे घट जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, जो निर्यात होता था, किसान जो उपज के निर्यात होता था, उनका क्या होता है कि वो गिरावट आ जाती है। गिरावट आने से क्या होता है, बहुत सारे जो है किसानों की जो लगान रहती थी, वो किसानों की लगान तो कम नहीं होती, जो उनका उपज है उनकी कीमत जो है कम हो गई। जब जो है उनकी कीमत कम हो जाएगी तो लगान भर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक विरोध की भावना प्रकट होगी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही थी, वो जो है लगान को कम करने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं पे क्या होता है, ब्रिटेन की नई टेरी की जो सरकार थी, जॉन साइमन ने क्या किया था, इस तरह की यहाँ दिक्कत चल रही थी, कोई लगान नहीं भर पा रहे थे, बहुत सारे ये जो है गवर्नमेंट जो है लगान कम नहीं करना चाह रही थी। इसके बाद जो है जो जॉन साइमन थे वो क्या किए थे, एक वैधानिक आयोग जो है गठित कर देते हैं। और वो जो वैधानिक आयोग होता है उसमें क्या होता है, ये संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए भारत में भेजते हैं। और ये जो आयोग होता है इसमें सारे जो है अंग्रेज होते हैं। इस आयोग का जो है, इसमें जब सारे लोग अंग्रेज होते हैं तो भारतीयों के मन में यही होता है कि कितने जो है लोग जो है इसमें अगर देखेंगे कि कैसे यहाँ क्या सिचुएशन है, उसके बारे में अध्ययन करने जब भेजते हैं तो सारे अंग्रेज रहते हैं। तो भारतीय लोग जो क्या होते हैं, सोचते हैं कि जब सारे अंग्रेज हैं तो इसमें भारतीयों के लिए क्या जो है इसमें कितनी अच्छी बात कही होगी, क्या किए होंगे। तो इस तरह जो है बहुत सारी जो है उसमें सोचते रहते हैं कि हाँ इसमें गलतफहमियाँ रहती हैं। गलतफहमी क्या कहा जाए कि पहले से जो उसके विचार रहते हैं अंग्रेजों के, सब लोग जानते ही रहते हैं, जानते हैं कि अपने ही भले के लिए सब काम करते, तो हमारे भले सोचेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग उनके जो ये जॉन साइमन ने समिति बनाई थी उसका विरोध करते हैं।
इसको जो है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये 1928 में भारत आता है। जब भारत आता है ये साइमन कमीशन, तो उस टाइम क्या होता है, साइमन कमीशन का जो है बहुत भारी मात्रा में यहाँ से विरोध किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरह के नारों से उसका स्वागत किया जाता है। कहने का मतलब विरोध किया जाता है। और फिर क्या होता है कि जो इस विरोध में सभी पार्टियों के लोग शामिल रहते हैं, कांग्रेस के भी लोग शामिल रहते हैं, मुस्लिम लीग की जो पार्टी वो भी शामिल, सभी वर्गों के लोग शामिल रहते हैं इसके विरोध में, साइमन कमीशन के। और इसमें क्या है, इस विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन क्या करते हैं कि अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की घोषणा कर देते हैं और कहते हैं कि इनके लिए क्या है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें ये ज़्यादा विशेष कोई डेट या समय नहीं बताते हैं विस्तार से, वो सिर्फ ये बता देते हैं कि भारत के भावी संविधान के लिए इसमें जो है चर्चा की जाएगी। तो इस तरह वो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाद में जो कांग्रेस होती है इसका जो है क्या है, सपोर्ट नहीं करती, कहने का मतलब इसको नहीं मानती। और जो उदारवादी लोग होते हैं वो क्या है कि इससे गोलमेज सम्मेलन के लिए कांग्रेस जो है सपोर्ट नहीं करती। और जो उदारवादी और मध्यम मार्गी लोग रहते हैं वो क्या संवैधानिक व्यवस्था के लिए क्या करते हैं कि उसके पक्ष में होते हैं कि हाँ ये संवैधानिक व्यवस्था हो। और इसके बाद जो है दिसंबर 1931 में यहीं पे एक घटना, उसके बाद क्या होती है तो 1931 में जो जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि लाहौर में पूर्ण स्वराज की जो है लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। 1929 में जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, दिसंबर में जब ये लाहौर अधिवेशन होता है तो उसमें घोषणा करते हैं कि यहाँ पे आगे क्या होगा, 1930 में 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, वो पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करेंगे और इसी दिन को लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानेंगे। जिसके वजह से क्या होता है कि आगे चल के ये जो है इसी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में बाद में इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर बाद में स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 26 जनवरी की डेट को उसमें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानते हैं। तो ये डेट क्या होती है, यहाँ पे स्वराज के लिए संघर्ष होते हैं। और इस दिन को मानते हैं कि सारे लोग जो है भारतीय लोग क्या करेंगे, शपथ लेंगे संघर्ष के लिए कि पूर्ण स्वराज के लिए हमें चाहिए। और इसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे ये जो ये युवा वर्ग के कांग्रेसी नेता रहते हैं, इनके विचारों से थोड़ा मतभेद होता है। और यहाँ पे अब जो है गांधी जी क्या सोचते हैं कि अब उनके लिए कोई अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं कि अब वो उनको जो है ये बात नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वो क्या करते हैं, एक नमक जो है उनको शक्तिशाली रूप दिखता है, किनको, गांधी जी को। सोचते हैं कि अब कैसे सारे लोगों को सामूहिक रूप को इकट्ठा किया जाए और सारे लोग मिलकर लड़ें। तो उसमें उनको नमक एक शक्तिशाली चीज दिखता है। तो और नमक को क्या करते हैं, प्रतीक के रूप में, शक्तिशाली प्रतीक के रूप में मानते हैं। और उसी को क्या करते हैं, फिर ये वायरस जो इरविन थे, वायसराय इरविन थे, वो वायसराय इरविन को क्या करते हैं, 31 जनवरी 1930 को 11 मांगों को लेकर एक खत लिखते हैं। उस खत में ये जो है एक नमक जो है जो कर था उसका भी विरोध किया जाता है कि नमक कर जो है खत्म किया जाए, क्योंकि ये मानते थे कि नमक एक ऐसी चीज है कि उसमें गरीब हो अमीर हो सारे लोग बराबर खाते हैं और सभी को उसकी जरूरत है, इसलिए नमक कर नहीं लगाना चाहिए। और इसके बाद क्या है कि उद्योगपति जो थे वहां पे, उद्योगपति ये जो मांग लिखे थे 11 मांगों में क्या सबको शामिल किए थे, जिससे चाह रहे थे कि सारे लोग एक हो सकें। इसके वजह से इन्होंने इस उद्योगपति, किसानों का और विभिन्न तबकों को जो है इसमें शामिल किया और सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे इसमें कि जिससे जुड़ सकें। और इसमें नमक कर भी एक मांग में उसमें शामिल था कि नमक कर हटाया जाए। और इसमें ये मानते थे गरीब और अमीर जो है इसका क्या है, गरीब और अमीर का नमक का जो है अभिन्न हिस्सा होता है। इसलिए क्या होता है कि जब इस मांग को करते हैं तो लेकिन सरकार का क्या होता है, वहाँ दमनकारी पहलू अपनाते हैं, उनकी मांगों को नहीं मानते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फिर जो है गांधी जी क्या करते हैं, 11 मार्च तक चेतावनी देते हैं कि 11 मार्च तक अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर आप इसको मांग रहे हैं तो ठीक है, नहीं इसके बाद हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब वो बात करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जो इरविन होते हैं वो झुकने को तैयार नहीं होते। फिर महात्मा गांधी को मजबूरन क्या करना पड़ता है कि 78 अपने विश्व जो वॉलंटियर रहते हैं उनके साथ वो नमक यात्रा शुरू कर देते हैं। नमक यात्रा किस प्रकार शुरू करते हैं, वो साबरमती के तट पे, साबरमती से जहाँ उनका आश्रम रहता है वहाँ पे, और दांडी गुजरात तक के जो है यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं और अपने 78 वॉलंटियर भी साथ में होते हैं। और इसको जो है तय करने में उनको जो है 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वो गुजरात के जो है दांडी नामक प्लेस पे जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि नमक बना के जो है अंग्रेजों के कानून का विरोध उल्लंघन किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने 24 दिन लगा दिए यहाँ तक जाने में और 240 किलोमीटर जाने में। और इसके बाद 24 दिन में लगभग अगर एवरेज लिया जाता है तो 10 मील प्रतिदिन के हिसाब से ये लोग जो है यात्रा करते हैं।
और इसमें क्या होता है कि ये जब वहाँ कब 6 अप्रैल को दांडी पहुंच जाते हैं। इसी नमक यात्रा को ही इनको दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। 6 अप्रैल को दांडी नमक जो है दांडी पहुंच जाते हैं, वहाँ पे नमक बनाते हैं और ये जो है कानून उल्लंघन का यहाँ से उल्लंघन किया जाता है। और यही चीज जो है क्या जानी जाती है आगे चल के, यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है यहाँ पे, मतलब कि पहले असहयोग आंदोलन था। असहयोग में क्या है, अंग्रेजों का जो है सहयोग न किया जाए, कि यहाँ पे यहाँ पे अंतर दोनों में जान लेना जरूरी है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो असहयोग में सिर्फ सहयोग नहीं किया जाता, लेकिन सविनय में क्या अवज्ञा आंदोलन में क्या होता है कि यहाँ पे असहयोग भी, यानी कि उनका असहयोग भी अंग्रेजों किया जाए और साथ साथ में क्या किया जाए कि उनके कानूनों का भी उल्लंघन किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। ये जहाँ जहाँ जाते हैं दांडी यात्रा के साथ साथ हजारों लोग इनके बाद जहाँ रुकते हैं वहाँ हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं बाद में उनकी बातों सुनने के लिए, कि बहुत जो है भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस तरह जो है लोगों को, इनका मेन टारगेट था कि लोगों को जागरूक किया जाए और उनको इकट्ठा किया जाए। औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन जो है हजारों लोग जो है, इसके बाद क्या होता है नमक जो बनाने लगते हैं, कानून तोड़ते हैं। और इसके बाद क्या होता है जो नमक कारखाने रहते हैं उनके सामने लोग जाके प्रदर्शन करने लगते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया जाता है यहाँ पे, कि विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया जाए, भारत में खुद के यहाँ से कपड़े बनाए जाए। और इसके साथ साथ जो शराब की दुकानें थी वहाँ पिकेटिंग किया जाता है। और पिकेटिंग करने के साथ साथ क्या होता है किसानों की जो लगान होती है वो लगान देना बंद कर देते हैं कि हाँ लगान नहीं देना है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि गाँव में जो तैनात कर्मचारी रहते हैं वो लोग इस्तीफा देने लगते हैं। इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। किस समय की बात कर रहे हैं हम, असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन यहाँ पे क्या होता है कि वन कानून का भी जो है, जो वन में रहते थे, जंगलों में रहते थे लोग, वो भी वन कानून का, मतलब कि आदिवासी लोग जो थे वो लोग भी वन कानून का जो है विरोध करने लगते हैं। और जो आरक्षित वन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे उनमें भी घुसने लगते हैं। जलावन की लकड़ी और बहुत सारी जरूरत के सामान वहाँ पे जो है लेने लगते हैं, यानी कि आरक्षित वन में घुसने लगते हैं। इसके साथ साथ जो सरकार का क्या यहाँ रुख अपनाती है, वो कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार करने लगती है। और इसके साथ साथ क्या होती है, जो हिंसक टकराव होते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इसमें। और इसके साथ साथ क्या होता है कि 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के जो साथी थे अब्दुल गफ्फार खान, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये गांधी जी के समर्थक रहते हैं अब्दुल गफ्फार खान, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस के साथ फिर हिंसक टकराव हो जाता है। पुलिस के साथ जब हिंसक टकराव होता है तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि इस घटना के महीने भर बाद क्या होता है, गांधी जी को भी जेल में जो है इसको ले लेते हैं, कि जेल में इनको भी बंद कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, गिरफ्तार कर लेते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो सोलापुर के जो मजदूर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि पुलिस की चौकियों और नगर पालिका जो भवन होते हैं, अदालत होती है, रेलवे होती है, वहां पे क्या करते हैं, रेलवे स्टेशनों पे भी हमला कर देते हैं। और ये जब हमला करना शुरू कर देते हैं तो उधर से क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है, औपनिवेशिक सरकार रहती है, वो क्या करती है कि सब लोगों का निर्मम दमन करती है। और दमन के साथ साथ क्या होता है, जो शांतिपूर्ण जुलूस होते हैं उन पे क्या होती है, हमले करने लगते हैं। अर्थात कि शांतिपूर्ण जुलूसों पर भी पुलिस गोलियां चलाने लगती है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो औरतें बच्चे होते हैं वहाँ पे वो शामिल होते हैं, उनको भी सबको मारा पीटा जाता है। मतलब किसी के साथ कोई दया भाव कुछ नहीं, सबको निर्ममता से पेश आते हैं लोग। और इसके बाद क्या होता है कि लगभग 1 लाख मजदूर को गिरफ्तार कर लेते हैं। 1 लाख जब जो है यहाँ पे 1 लाख लोग जो है मजदूर नहीं, सॉरी, यहाँ पे 1 लाख लोग लगभग जो भी उसमें शामिल होते हैं आंदोलन, सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप समझ पा रहे होंगे कि आंदोलन कितना बड़ा रुख है और सरकार उसके जो है खिलाफ कितना जो है अपना जो है सख्त जो है रवैया अपनाती है। जिसके वजह से क्या होता है कि आगे चल के क्या होता है, 5 मार्च 1931 को आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ता है। इसके साथ साथ क्या होगा कि जब यहाँ पे गांधी जी आंदोलन वापस ले लेंगे तो यहाँ पे वापस लेने से पहले ही गांधी जी और इरविन जो रहते हैं उनके बीच में समझौता होता है। उनके बीच समझौता क्या होता है कि वो लोग समझौता ये कहते हैं कि अगर आप लोग जो है इसमें जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब आप आयोजित करने के लिए बोलते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के लिए जब गांधी जी सहमति हो जाते हैं तो उसके साथ साथ गांधी जी की क्या मांग रहती है कि जो भी राजनीतिक कैदी जो है कैद कर लिए गए हैं उनको जो है रिहा किया जाए। इसके जो है बात जो है गांधी जी मानते हैं कि अगर आप जो है उनको रिहा कर दे रहे हैं तो हम गोलमेज सम्मेलन दूसरे में यानी भाग लेंगे, क्योंकि पहले जो है गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर दी थी। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं और यहाँ कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। आगे क्या घटना घटती है इसमें बात करते हैं। 1931 में गांधी जी जो है लंदन जाते हैं और जो है गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन जो वहाँ होगा, लेकिन वहाँ पे वो पूरा नहीं हो पाता और आधे में ही उनकी वार्ता खत्म हो जाती है, टूट जाती है।
जब टूट जाएगी तो उनको निराशा, फिर वापस ही आना पड़ता है निराश होकर। फिर आगे क्या यहाँ देखते हैं, जब यहाँ वापस आते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उसका जो है रवैया अलग शुरू हो जाता है। वो लोग करती क्या है कि यहाँ के जो है जो उसका जो दमन का रास्ता होता है वो दूसरा तरीका अपनाती, नए सिरे से दमन करती। कैसे कि जो गफ्फार खान रहते हैं और नेहरू जी जो होते हैं, जब आते हैं देखते हैं तो ये दोनों जो लोग जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके बाद क्या होता है गफ्फार खान, दोनों लोग को जेल में बंद कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कांग्रेस के जो कांग्रेस को जो पार्टी बनाए रहते हैं लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि ये गैर कानूनी है, इसको नहीं होना चाहिए, और जितने भी सभाएं होती हैं, प्रदर्शन करते रहते लोग, सबको जो है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहिष्कार पे सभी चीज़ों पे रोक लगा देती है। रोक लगाने के बाद क्या होता है कि सविनय आंदोलन, यहाँ देखते हैं कि जब इस तरह कंडीशन रहती है तो गांधी जी दोबारा सविनय आंदोलन शुरू कर देते हैं और ये आंदोलन फिर साल भर लगभग चलता रहता है। परंतु 1934 तक क्या होते हैं कि धीरे धीरे इसकी गति मंद पड़ जाती है। किसकी? सविनय आंदोलन की। तो ये अभी तक यहाँ तक बात बताए किसकी? सविनय आंदोलन के अंदर की क्या क्या घटनाएं कैसे कैसे घटी। इसके बाद हम बात करते हैं कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, मतलब सविनय आंदोलन में कैसे लिया, उनके क्या विचार थे। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इसमें हिस्सा लिया था और सबके जो आदर्श थे वो अलग थे, और साथ साथ में क्या स्वराज के क्या मायने थे सब लोगों के लिए, उसके बारे में यहाँ थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं हम विस्तार से। यहाँ पे क्या है कि जो गुजरात के पाटीदार और यूपी के जो जाट हैं वो आंदोलन में सक्रिय भूमिका आंदोलन में शामिल हो रहे थे, अपनी भूमिका निभा रहे थे। साथ साथ में क्या है कि ये चाह रहे थे कि जो भी इनकी जो है व्यावसायिक जो फसलें थी वो जो है व्यावसायिक फसलों की जो है मंदी के कारण क्या होता है इनका व्यापार में जो है कमी आ गई थी, जिसके कारण क्या होता है जो कीमतें बहुत कम हो गई थी और जो इनकी नकदी आय थी वो खत्म होने लगी थी, जिसके वजह से क्या हुआ कि लगान जो है इनकी लगान जो चाहते थे लगान कम हो, लेकिन लगान कम नहीं हो रही थी। साथ साथ क्या था कि जो अनिच्छुक लोग थे जो आंदोलन में शामिल भी नहीं होना चाहते थे उनको भी ये लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती इसमें शामिल किया, मजबूर किया। और भाई ये लोग क्या थे, चाह रहे थे कि भारी जो लगान है उसमें जो है भारी लगान की लड़ाई लड़ रहे थे। कौन? जो भी ये कहने का मतलब अमीर किसान थे या जमींदार थे उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद घटना क्या घटती है कि यहाँ पे 1932 में इन लोगों का क्या दिक्कत यहाँ पे आती है, एक चीज और होती है कि 1931 में जब आंदोलन वापस ले लिया जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि 1931 में आंदोलन वापस कब लिया जाता है, जब यहाँ पे 5 मार्च 1931 का गांधी जी आंदोलन जो है वापस लेते हैं। गांधी इरविन समझौता होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो वहाँ पे जब वापस लेते हैं तो जो ये किसान रहते, जमींदार रहते हैं, अमीर किसान, ये लोग चाहते रहते थे कि हमारा जो है लगान है कम किया जाएगा, लेकिन क्या होता है आंदोलन जब हिंसक रूप ले लेता है तो ऐसे ही जो है वापस ले लेते हैं। और इसके वजह से क्या होता है ये लोग बाद में जो है समर्थन नहीं करते। जब गांधी जी वापस आते हैं लंदन से तो ये लोग समर्थक नहीं करते, जो है पूरी तरह समर्थन नहीं करते, क्योंकि चाहते हैं कि लगान कमी नहीं शामिल क्यों। तो इस तरह की बातें रहती हैं और बड़ी निराशा के साथ जो है इनको जो है ये 1932 में इनकार कर देते हैं। और क्या होता है गरीब जो किसान रहते हैं वो लोग चाहते हैं कि उनको जो है क्या है कि लगान के साथ साथ जो जमींदार से पट्टे पे जमीन लेते हैं, जमींदार तो रहते पट्टे पे जमीन देते तो उनके जो है उसको भी छूट मिले, क्योंकि उनकी जो फसल है उसकी जो है क्या है मांग गिर गई थी। और इसके साथ साथ क्या है कि उसकी कीमत भी कम हो गई थी। जो रेडिकल जो थे ये किसान तो क्या करते थे, रेडिकल आंदोलन में भी हिस्सा लेते थे, किसी तरह उनका जो है कुछ भला हो सके। और यह इसके जो नेतृत्व करता थे वो क्या है समाजवादी और कम्युनिस्ट के हाथ में ऐसे जो है रेडिकल जो है आंदोलन रहते थे। इसके साथ होता क्या है जो अमीर किसान रहते थे वो जमींदारों के, ये अमीर किसान और जमींदारों के भय से जो भाड़ा विरोधी आंदोलन रहता था वो जो कांग्रेस क्या करती थी अपने में वो आंदोलन किसानों के आंदोलन को शामिल नहीं करती थी। ये भी एक चीज देखेंगे कि जो है यहाँ पे कैसे यानी कि कांग्रेस किसानों के प्रति अपना रवैया वो कर रही थी, वो जो है जमींदारों के समर्थक यानी कि दे रही थी। कांग्रेस जो है जो व्यवसायी वर्ग रहता है तो विश्व युद्ध के समय बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया रहता है, उसमें भी वो लोग चाहते हैं। इसमें भी कांग्रेस क्या करती है कि व्यापारी वर्ग तो यही चाहता है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान बहुत पैसा कमाते हैं। इसके बाद जो क्या होता है कि वो चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार फैले और जो है औपनिवेशिक सरकार उनमें जो है विरोध न पैदा कर सके। इस तरह क्या होता है कि कांग्रेस भी इनका जो है समर्थन करती है। और इसमें जो है मजदूर जो होते हैं वो कम कीमतों पर वो रहते हैं, तो मजदूरों को भी जो है उतना जो है सपोर्ट नहीं मिल पाता। और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो है जो मजदूर वर्ग होता है व्यावसायिक वर्ग की वजह से दूर होने लगता है कांग्रेस से, क्योंकि वो देखते हैं कि ये जो है कांग्रेस जो है व्यवसायी वर्ग की जो है समर्थक है।
इसके बाद क्या होता है कि 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। यहाँ पे 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ की स्थापना होती है। इसमें पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास और जीडी विद्युला जैसे लोग जो है चाहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे औपनिवेशिक सरकार का नियंत्रण ना हो, कि उनको ज्यादा से ज्यादा फलने फूलने का अवसर मिल सके। इसके बाद क्या होता है, नमक कानून पे यहाँ पे एक बात और आती है कि अभी तो हम व्यावसायिक वर्ग, मजदूर वर्ग, और इसके बाद देखेंगे किसान जमींदार की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि औरतों की स्थिति क्या हुई, औरतों की स्थिति सिचुएशन क्या हुई, औरतों ने क्या किया कि नमक कानून की बात कर लें या तो वो क्या हुआ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सारे में दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन होता क्या है, औरतों को उतना जो है बाद में ये सिर्फ देखा गया कि वो हिस्सा ले तो सकती हैं बहुत सारी चीजों में, बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि गांधी जी खुद मानते थे कि औरतों को क्या करना चाहिए, जो आदर्श स्त्री है उसको क्या करना चाहिए कि घर चलाना चाहिए, चूल्हा चौका करना चाहिए, इसके साथ साथ घर चलाने के साथ चूल्हा चौका करना चाहिए और अच्छी माँ बननी चाहिए और एक अच्छी पत्नी की भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा गांधी जी खुद मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत समय बाद तक भी औरतों को कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण पद पे जो है स्थान नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि औरतों की स्थिति में कोई परिवर्तन इसके बाद होने वाला नहीं था। ये सारी चीजें, और इसके बाद जो है इसमें देखेंगे कि जो शहरों में थे जो ऊंची जातियों की औरतें थी वो शामिल होती थी, गांव में जो अमीर किसान रहते थे उनकी औरतें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, और बहुत सारे लोग औरतें हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनकी स्थितियों में जो है वो परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि उनको यही माना जाता है कि स्त्री का जो है पवित्र धर्म क्या है कि घर के में जो है काम करना, चूल्हा चौका करना, खाना बनाना, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब एक सही रूप से उनको भी एक जो है उनके साथ न्याय नहीं हो रहा था। जैसे मजदूर परेशान थे, औरतें परेशान थी, किसान परेशान थे, सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी, लेकिन यहाँ किसानों को यानी औरतों के यहाँ पे कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं थी। इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी तक यहाँ पे हम बात की कि औरतों की क्या सिचुएशन थी, औरतों के जो है जगह देने में जो है कांग्रेस क्या है हिचकिचाती थी, क्योंकि ये गांधी जी भी ये मानते थे कि औरतों को ऐसे नहीं महत्वपूर्ण पद देना चाहिए। कहने का मतलब इसलिए जो है कांग्रेस में क्या था कि बहुत जो महत्वपूर्ण पद नहीं मिल पाए थे बहुत समय तक जो है कांग्रेस में औरतों को। तो इस तरह से सारी चीजें जानने की मिलती हैं, और फिर औरतों को किस तरह और कैसे अधिकार मिले, कहाँ से मिले, कैसे संविधान में अधिकार है, ये चीजें औरतों को यानी कि लड़कियों को कहने का मतलब पढ़ना चाहिए, वो अलग मैटर है। यहाँ तक कि जो सिचुएशन जो उस समय की घटना घटी थी, क्या औरतों को सोच के यानी कि कैसे स्थिति थी समाज में औरतों की, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर के हिसाब से। और ज़्यादा जानना है तो आप बाहर से भी बहुत चीज़ों में इसमें जान सकते हैं कि कैसे औरतों को अधिकार मिले, क्या सारी चीज़ें हुई, कौन लोगों ने लड़ा, इस तरह बात करते हैं। तो ये भारत में राष्ट्रवाद के यहाँ पे पढ़े, सवर्ण आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों हम यहाँ पढ़े, और नमक यात्रा, दांडी यात्रा के बारे में पढ़े, लोगों ने कैसे लिया। इसके बाद क्या है, सविनय अवज्ञा की जो सीमाएं थी वो पार्ट इसके यानी कि चौथी वीडियो में हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, इसके अगली वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें आपको अच्छे समझ में आई गई होंगी। आशा करते हैं वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।